श्रीमती पूनम महाजन। धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं यहाँ पे हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके समर्थन और सुझाव के लिए खड़ी हूँ। मैं शुरुआत इस रूप से करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ये मेरी पहली बारी है और मुझे इस तरीके से एक प्रकार का सुझाव देने के लिए मदद की है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इतना ही कहूंगी, इस बजट को देखते हुए हम एक ही सीख देख रहे हैं। वो सीख ये है, जो मूल मंत्र लेके हम अभ्यास करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो मूल मंत्र है लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। हम ज्यादा लोगों तक काम करने पहुंचाना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और जब हम लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं तो मुझे एक व्यंग कल याद आया कि कल जब विपक्षी से जब पहला विपक्ष में भाषण किया गया, उस भाषण में नेता प्रतिपक्ष है नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यूपीए के सरकार में जीडीपी की संख्या एक रुपए से लेके इस रुपए से यूपीए के सरकार में गत 10 साल से बढ़ गई है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, जब एनडीए की सरकार 2003 और 2004 में थी तब जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% था, और जब यूपीए की सरकार 2013 तक पहुंची तो ग्रोथ रेट 4%, 8 था। आज हम शुरुआत उल्टे से कर रहे हैं। ये परंपरा लेके एनडीए की सरकार आपके सामने आ रही है, उस हिसाब से वित्त मंत्री जी ने बजट आपके सामने पेश किया है। पिछले कई सालों से हम जब लोकसभा के बजट देखते आ रहे हैं, हर वक्त ये देखते आ रहे हैं, चर्चाओं में भी सुनते आ रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट, हर वक्त यही व्याख्या के रूप से लोग बात करते आ रहे हैं। लेकिन आज जब बजट पेश किया गया तो फिस्कल डेफिसिट की जगह फिस्कल डिसिप्लिन, एक नया शब्दकोश हमारे बजट में ये दिखाई दिया। मैं इतना कहूंगी कि राजकोषीय अनुशासन जब तक हमारे इस बजट में नहीं होगा तब तक एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएंगे, इनकम कम होते जाएगी, और जिस प्रकार से हम अपेक्षा करते हैं कि लोगों तक हमारा काम पहुंचे, हमारी मोर गवर्नेंस हो, वो वहां से दिखाई नहीं देती। हमने बहुत सालों से यही भी देखा कि हर वक्त प्रतिपक्ष के जो थे, जहां 10 साल से यूपी की सरकार थी, यूपी की सरकार ने कहा था कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम बिल्कुल मानते हैं किसी और के पास भी ना हमारे पास जादू की छड़ी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वित्त मंत्री जी ने एक चाबुक आपके सामने लाया। जिस प्रकार से पटरी से निकली हुई ये 10 साल की यूपी की सरकार की अर्थव्यवस्था है, उसको चाबुक के सीधा करके एक फिस्कल डिसिप्लिन लाके, राजकोषीय अनुशासन लाके आज वित्त मंत्री ने अपने बजट में दिखाया कि हम चाहते हैं कि हमारी रेल, इस देश के अर्थ की रेल आगे आके पटरी पे आए। मैं इतना ही कहूंगी कि गत सालों से जिस प्रकार से परंपरा लेके हम चल रहे हैं और इन 40 दिनों में हमने जिस प्रकार से बजट पेश किया, इस बजट का मैं समर्थन करती हूं। उसके कई क्षणिक पॉइंट्स हैं, कई मुद्दे हैं जिस पे मैं एक युवा सांसद करके इसका समर्थन करना चाहती हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहती हूं। सबसे पहले बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और उसके लिए बहुत मदद की है, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्पादकता। जब हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी ने कहा समुंदर है, किसी ने कहा टापू है, टापू समुंदर, जिस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना है, और यह भी कहा गया कि हमारे प्रयत्न से, यूपी की सरकार के प्रयत्न से, कि सरकार से हमने देश को एक तीसरी ताकत बनाया। जो आप आर्थिक रूप से देखेंगे ऐसे है नहीं, लेकिन जब सच हमें देश को तीसरी रूप से आर्थिक ताकत तीसरी देखना चाहते, तो जब तक हमारे देश की उत्पादकता निर्माण नहीं होगी, जब तक निर्माण इस देश में नहीं होगा, जब तक छोटे और मध्यम आकार के व्यापारों को हम ज्यादा चालना नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि 11 करोड़ का कैप से लेके 25 करोड़ के कैप की उन्होंने मध्यम और छोटे व्यापारों को मदद की। उससे 15% अवमूल्यन मिलता है, जिससे हमारे जैसे बहुत ऐसे युवा है जो अच्छे विचारों के, जो कुछ करना चाहते हैं इस देश में, छोटे व्यापार, बड़े व्यापार, जिसकी हम लोग हर वक्त हमारी रीढ़ की हड्डी, मैं कहती हूँ कि छोटे बड़े व्यापार, रिटेल इंडस्ट्री वाले हमारे लोग, उनको एक प्रकार का समर्थन वित्त मंत्री ने 25 करोड़ के आगे 15% के अवमूल्यन पे दिया। क्योंकि जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हमारी उत्पादकता, हमारा निर्माण नहीं होगा तो हमारे नौकरी के अवसर नहीं मिलेंगे, हमारी इकोनॉमी को इसकी ताकत नहीं मिलेगी। जब हम नए एशियाई देश देखते हैं, नए अफ्रीकाई देश देखते हैं जो आगे बढ़ रहे हैं इस देश में, उनको सबसे ज्यादा ताकत और सशक्त करने में सबसे ज्यादा ताकत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने दी है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ताकत दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, हम सब रहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों से हर वक्त हम कहीं ना कहीं उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं या बचना चाहते हैं।
लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिस प्रकार से परंपरा हम लेके आ रहे हैं और अर्थ मंत्री ने इसका विचार करके आगे आके ये विचार किया कि जी ये अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी से बाहर है, लेकिन हमारे लोग जो नियमित रूप से टैक्स देते हैं उनको कहीं ना कहीं हम पहले 40 दिन में राहत दें। तो ये एक बहुत अच्छा नियम, अच्छा निर्माण है, जिससे 40 दिन में एक वित्त मंत्रालय ने अच्छा बजट करके, ऐसा कहा जाता है कि वेयर द होम इज द हार्ट इज, जब तक आपका दिल नहीं खुश होगा, दिल अच्छा नहीं होगा, जब तक आपके घर में खुशहाली नहीं होगी, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने टैक्सेशन में 50,000 की वृद्धि करके हर एक मध्यम वर्गीय आदमी को ताकत दी। जी, तो हर जगह 50-50 हजार की वृद्धि की, उस हिसाब से ताकत दी, इसके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो गत कई सालों से चल रहा है और वो एनडीए के सरकार के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों का था, उनके सपने का था, जीएसटी। आज वित्त मंत्री जी ने हमें सिर्फ कथनी और करनी में जो फर्क हम गत 10 सालों से यूपीए में दिख रही है, वो कथनी और करनी में आज फर्क कम दिख रहा है। जो कथनी उन्होंने कहा कि ये नियमबद्ध, एक समयबद्ध, एक टाइम बाउंड जीएसटी इस साल के अंत में मैं लाऊंगा। उन्होंने हर एक राज्यों से बात की, हर एक राज्यों से वित्त मंत्रालय से बात की, राज्यों के स्टेटों के लोगों से बात की, और उन्होंने नियमबद्ध रूप से कहा कि गत 4 सालों से जिस प्रकार का 32,000 करोड़ की टैक्स हमें चाहिए जीएसटी के रूप से, 32,000 करोड़ की टैक्स हमें जीएसटी के रूप से चाहिए, वो खुद लाना चाहते हैं और उस नियमबद्ध रूप से, टाइमबद्ध रूप से जीएसटी के रूप से एक छत्र में टैक्सेशन लाने की वो कोशिश भी कर रहे हैं और उन्होंने समय की परिसीमा दे भी चुके हैं। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात जब बैंकिंग सेक्टर में आती है, वित्त मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा दिया कि अब तक पूरे देश भर में बैंकिंग 58%, देश में 58% लोगों तक पहुंची है। आज हम चाहते हैं कि जिनकी पूंजी और निवेश है उनका सम्मान हो। उस पूंजी और निवेश का सम्मान जब तक नहीं होगा तब तक लोगों की पूंजी और निवेश का सम्मान करने के लिए वित्त मंत्री जी ने यह कोशिश की है कि बैंकों के रूप से हम 90% लोगों तक पहुंचे और 58% से लेकर 90% लोगों को पहुंचने की हमने ताकत इस बजट के रूप से दिखाई है। हम आगे इसलिए बढ़ चल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की, सब चीजों की बात की, लेकिन जब तक आपका बुनियादी ढांचा अच्छा नहीं हो तो इमारत अच्छी बन नहीं पाती। आज वित्त मंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ पे सबसे ज्यादा ध्यान देके हमारे बुनियादी ढांचे पे ध्यान दिया है। मुझे याद है कि जब हम अफ्रीकाई देशों में, नए देशों में जाते हैं, एशियाई देशों में जाते हैं, जिनके साथ हमारी कंपटीशन होने वाली है, उन देशों में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए फेडरल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है। एक पुरानी कहावत होती थी और हर वक्त मेरे पिताजी भी मुझे पढ़ाते सिखाते थे कि जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में, वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने 3-4 ऐसे मुद्दे, नियम उठाए थे। उसमें एक नियम ऐसा था कि हम ज्यादा पैसा जितना बचा है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रास्तों के निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे, जिससे रास्ते निर्माण होंगे तो मंजिल अपने आप देश के आगे बढ़ने की मिलेगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि मंजिल तो हमारी तैयार है, लेकिन रास्तों के निर्माण के लिए आपने 37,000 करोड़ हमारे रास्तों के निर्माण के लिए दिया, जिससे हम आगे मंजिल तक जल्दी पहुंच सके, इसलिए उन्होंने दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2022 तक हम सब भारतीयों के सर पे हमारी छत हो, हमें हमारा घर मिले, हमारे पक्के घर मिले। रोटी कपड़ा मकान से गत 60 सालों से हम जूझते आ रहे हैं, लेकिन आज हमें घर मिले, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे रूप से अपना सपना प्रस्तुत किया। उस सपने के रूप से जब वित्त मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया, उन्होंने हाउसिंग लोन पे भी मदद की हम लोगों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से हमें घर मिले, वो पीपीपी मॉड्यूल से हो, एफडीआई से हो, लेकिन हर एक भारतीय के सर पे घर हो, इसलिए बहुत अच्छे रूप से अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सपना हर किसी के मन में होता है, इसका समर्थन वित्त मंत्री जी ने दिया, इसलिए मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। अच्छी बात है, मतलब वरुण राजा का भी आशीर्वाद एनडीए को भी है और मुझे भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भारत साथ में आगे बढ़ेगा, जब हम सब साथ में, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विपक्षी और हम सब साथ काम करें, स्टेट और लोकल बॉडी लेके प्रधानमंत्री जी काम करना चाहते हैं, विकास और उत्थान का इस देश के लिए काम करना चाहते हैं। इसके साथ जब हम विचार करते तो उत्तर पूर्वी राज्यों पे गत 10 सालों से जिस प्रकार से ताकत जो देनी चाहिए थी वो मिली नहीं थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री भी बनाई थी, नॉर्थ ईस्टर्न हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों का कल्याण हो और वो हमारे साथ आगे बढ़े। तो इसी बजट में भी मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूं कि नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए
उनके हक के लिए, उनके सम्मान के लिए, वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, एग्रीकल्चर हो, वहां के बच्चों के शिक्षा के प्रदान हो, हर किसी के लिए वित्त मंत्री जी ने उत्तर पूर्वी राज्यों को उनका हक और उनका सम्मान दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और मुंबई में उसकी सबसे बड़ी अधिवेशन हुआ था, तो तभी के अध्यक्ष हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। कमल तो खिल गया है, लेकिन अंधेरा छटने के लिए भी कमल को ही मदद करनी पड़ेगी। इसलिए जब पूरे देश भर में बिजली की समस्या, मैं इतना कहना चाहती हूं, किसी ने मुझे एक बार प्रश्न पूछा था कि तुम क्या चाहोगी जिंदगी में, सबसे पहला तुम्हारा सपना क्या होगा कि तुम सांसद हो। मैंने इतना ही कहा कि जब तक 24 घंटे बिजली पूरे देश भर में उपलब्ध नहीं होगी तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब तक उजाला इस देश में, अंधियारे से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हम आगे पूर्ण रूप से देख नहीं पाएंगे। तो मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिस प्रकार से पावर सेक्टर में जहां पे अंधेरा छटने की बात और उसके लिए काम करने की कोशिश की है, उस सब पावर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को टैक्स हॉलिडे 10 साल के लिए दिया है, वो भी बहुत अच्छी बात है। जब पावर जनरेशन होगा तो ही उजियारा होगा और गांव गांव और गली गली अंधेरा छटेगा और अटल जी ने जैसे कहा सूरज खिलेगा। मैं खुद महिला हूं, युवा हूं, तो युवा महिला कॉम्बिनेशन मेरे लिए ज्यादा फलदायी होता है। मैं जब लोगों तक पहुंचती तो लोग महिलाओं के विचारों पे और विषयों पे भी मुझे पूछते, युवाओं के। इस बजट में मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा, आज 21वीं सदी आप देख रहे हैं, भ्रूण हत्या अभी भी हमारे आजू बाजू के आसपास के इलाके में हो रही है, वो छोटे गरीब तबकों के घर में हो या अमीर घर में हो, लेकिन भ्रूण हत्या अभी भी हो रही है। महिलाओं के सम्मान के रूप से कहीं ना कहीं जाके हम विचार नहीं कर रहे हैं, या देश की संस्कृति में कहीं ना कहीं जाके उसका छेद हो गया है। लेकिन जब तक मेरी बेटी मेरे कोख से पल के पढ़ेगी और बढ़ेगी नहीं, तब तक ये देश आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम देश की जनता की 50% पॉपुलेशन में बराबर के भागीदार हैं। Please, no comments later. Madam speak. Don't make comments. You are senior. No. सर, आप मुझे और समय दे रहे, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। You address the chair. सर, शुरुआत है महिलाओं के लिए। जब महिलाओं की सुरक्षा का विषय आता है, हाईवे पे हो या कहीं और हो, तो वित्त मंत्री जी ने अपने रूप से उनको बहुत ताकत दी है। महिलाओं की भ्रूण हत्या से लेके मैंने कहा 21वीं सदी से, कोख से बेटी हमारी जब तक आगे पलेगी बढ़ेगी नहीं। हमारे यहाँ यही संस्कार सिखाए जाते हैं कि जब तक एक महिला पढ़ती तो उसका घर पढ़ता है, जब उसका घर पढ़ा लिखा होता है तो उसका समाज पढ़ा लिखा होता है और आगे बढ़ता है, और जब समाज पढ़ा लिखा होता है तो देश आगे बढ़ता है। तो उस महिला को जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे, उसको शिक्षा और सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक ये देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कोख से लेके बेटी आगे बढ़े, इसके लिए वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय किया है और उसको अच्छे रूप से 100 करोड़ बजट की ताकत दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई बात है, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद में बात होती है, बाद में जब बेटी पढ़ के आगे जाती है तो गृहिणी होती है, छोटे छोटे उद्योगों में मदद करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है, 11 की हो 21 की हो, हम सब साथ आते हैं। तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, महिलाओं के लिए नए रूप से 4% ब्याज के दर से, हमारे यहाँ पे गांव में भी होता है, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती कि उन्होंने 7% जैसे रूप से ब्याज दर से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद की है। वही 150 जिले उन्होंने फिर से इसमें ऐड किए हैं और इन 150 जिलों में से 4% ब्याज दर के रूप से उन्होंने एसजी, सर 2 मिनट में खत्म करती हूँ, करिए। यहाँ पे प्लीज यहाँ पे अभी बैठे नहीं है सुदीप बंदोपाध्याय जी, बहुत सीनियर हैं, वो यहाँ बैठे थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जिस प्रकार से मदद की, ऐसी ही स्वामी विवेकानंद जी को मदद करनी चाहिए, उनके वास्तु के लिए मदद करनी चाहिए। मैं उनको कहना चाहती हूँ और सबको कहना चाहती हूँ, जिसने अनेकता में एकता, देश को जोड़ने का काम किया और देश एक साथ लाया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने मदद की और उनके निर्माण के लिए, उनके विचारों के लिए, आने वाली पीढ़ी की ताकत के लिए उन्होंने मदद की। तो मैं सुझाव उनका यह भी लेना चाहती हूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जिस प्रकार से हमने सशक्त रूप से ताकत दी है, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी के ही मूर्ति निर्माण के लिए हम ताकत दें। बस मैं इतना ही कहूंगी। ये बजट 2 मुद्दों पे है सर, गरीब, पिछड़ा, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, हमारी रीढ़ की हड्डी किसान, हमारी शक्ति, इस देश की शक्ति महिलाएं, हमारा देश का भविष्य युवा, सबका समावेश लेके ये बजट बनाया गया है। और यही मूल मंत्र
सबका साथ सबका विकास लेके इस बजट को आगे बढ़ाया है। सर, एक ही बात कहूंगी, जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आई हूं, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आई हूं वो मुंबई शहर है। आर्थिक राजधानी इस देश की है, एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है। 500 करोड़ एनसीआर दिल्ली को दिए गए हैं। नई 100 स्मार्ट सिटी के लिए 7,000 करोड़ का आवंटन और प्राविधान दिया है। मैं वित्त मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहती हूं, जिस शहर ने इस देश के 8.5 लाख करोड़, जब आपके यहां टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जब आता है, उसमें 2.5 लाख करोड़ टैक्स मुंबई शहर से, माने 25% मुंबई शहर ताकत देता है। इससे भी ज्यादा मुंबई शहर ताकत दे, क्योंकि नेवर से डाई एटीट्यूड के शहर से मैं आई हूं। बम विस्फोट हो, मानसून की बरसात हो, डूब जाए मुंबई, लेकिन मुंबई का आदमी आगे आके हर वक्त मुंबई के निर्माण के लिए और अपनी मदद से देश के निर्माण के लिए मदद करता है। उस मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस मुंबई के मीठी नदी के लिए, उस मुंबई के हाउसिंग विषय के लिए, वो सीआरजेड से जुड़ा हुआ हो, आप हांगकांग देखते हैं, सिंगापुर देखते हैं, आप न्यूयॉर्क देखते हैं, ऐसे आर्थिक राजधानी को ताकत देने के लिए आप मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग को प्राविधान दें, इतनी अपेक्षा करती हूं। अंत में इतना ही कहूंगी, यहां पे मेरे बहुत मित्र बैठे हुए हैं, उन्होंने परसों एक लोकसभा के डिबेट में कहा गया था कि ये बहुत हाफ हार्टेड बजट है, आधे स्टेप आगे हम आए हुए हैं। उनको मैं इतना ही कहूंगी, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन हम बढ़ते गए रास्ता देखकर, लेकिन खुद ब खुद मंजिल भी आ गई मेरा हौसला देखकर। यह हौसला देश की जनता ने हम पे दिया है और इस हौसले के साथ मैं हमारे वित्त मंत्री जी के इतने सुंदर बजट को अनुमोदन और समर्थन देती हूं और मेरा सुझाव ले इसलिए बहुत बहुत अपेक्षा करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद।